students, हम पढ़ रहे हैं वर्क। हमने कई तरह की कई कंडीशन में वर्क को निकालना सीखा। कांस्टेंट फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स हो। कांस्टेंट फोर्स पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं एफ एस कॉस थीटा, और जब वेरिएबल फोर्स होता है तब हम इंटीग्रेट से वर्क निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, और लिमिट लगा देते हैं जहां से उसका डिस्प्लेसमेंट देना हो। इसके अलावा अगर वर्क फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में ही मान लेते हैं, और उस समय वर्क निकालते हैं भी इंटीग्रेट करके एफ डीएक्स से। अगर फोर्स एक्स का फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, इंटीग्रेट से निकालते हैं क्योंकि फोर्स वेरिएबल होता है। जैसे मान लो कोई इलास्टिक रबर, इस पर एक फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, और ये फोर्स एक्स का फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। मान लो ये फोर्स लगा इस पर, एक्स का है इलामिनेशन इन स्ट्रिंग, इस इलास्टिक में डिस्प्लेसमेंट है इंक्रीज इन लेंथ, तो जैसे जैसे फोर्स लगाओगे एक्स बढ़ेगा। अगर कोई इलास्टिक का फोर्स लगाओ तो उसका लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अच्छा, फोर्स उसी एक्स पर डिपेंड भी है, मतलब जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी फोर्स बढ़ता जाएगा। लेंथ बढ़ाते जाओगे तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन इसी में पूछे, फाइंड आउट वर्क डन टू स्ट्रेचिंग length of rubber L। इस रबर का लेंथ L तक बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़े। एक चीज तो क्लियर हो गया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है एक्स का, तो हम वर्क कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, लिमिट। मान लो पहले कुछ की लेंथ नहीं बढ़ी थी और बढ़ के कितना कर दिया गया एल, उसकी लेंथ एल बढ़ा दी गई। पहले अपनी नेचुरल लेंथ पर था, फोर्स लगा करके उसकी लेंथ एल तक बढ़ाई गई, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, एल लिमिट लग गई 0 से एल। अब इस एफ की वैल्यू रख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू एल। देखो एक कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बताया था एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से एल, प्लस बी कांस्टेंट है एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से एल। और ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एक्स की जगह पर एल, लोअर लिमिट 0, और ये आ गया एल क्यूब बाय 3 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2। ये उसको स्ट्रेस करने में जितना वर्क करना पड़ा। मतलब मेरा बताने का ये है कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन निकालेंगे किससे, इंटीग्रल से। ओके, अब इसमें दो तरह के पहले फोर्स डाल लें। जैसे होता है वर्क डन बाई
कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। जितने भी फोर्स है दुनिया में सबको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इससे कंजर्वेटिव फोर्स मेनली तीन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपका इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक जो स्प्रिंग में लगता है उसे कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ये समझो आप, जैसे मान लो ऐसे एक स्प्रिंग है ऐसे, और एक बॉडी बधी है ऐसे। अगर इस पे एक फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी ऐसे। मतलब अगर ये dx लेंथ बढ़ गया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स dw इक्वल्स f इंटू dx, f इंटू dx। किसी स्प्रिंग पर F फोर्स लगा करके अगर dx लेंथ इसका आपने बढ़ा दिया तो आपको वर्क करना पड़ा कितना, dw इक्वल्स f इंटू dx। लेकिन अगर इस फोर्स को फिर रिलीज कर दो, ये फोर्स हटा दो, तो क्या स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन में फिर चली जाएगी? अरे भाई, स्प्रिंग को आप खींचोगे तो वर्क करना पड़ेगा, स्प्रिंग इसको छोड़ोगे तो फिर बॉडी अपने आप जाएगी, इसका मतलब वर्क करेगा। जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है अब वो वर्क करेगी, और उसी फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत अगर किसी बॉडी पर, इस सिस्टम पर वर्क किया जाए, फोर्स लगाकर, और फोर्स को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो बॉडी जितना आपने वर्क किया है उतना वर्क आपको वापस दे देती है। ऐसे फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लो बॉडी अर्थ सरफेस पे है, हमने उसको ले गए एच हाइट पर, ले आए एच हाइट पर, तो हमने वर्क किया कि नहीं? पहले जमीन पर थी, हमने यहां तक लाया तो वर्क किया कितना, mgh, mgh वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम ला रहे हैं धीरे धीरे तो mg फोर्स लगा रहे हैं, और h हाइट तक लाया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो f इंटू s माने mg इंटू h, हमने वर्क किया। लेकिन अगर यहां से हम इस बॉडी को रिलीज कर दें तो क्या बॉडी फिर उसी अपनी तरफ चली जाएगी, उसी पोजीशन पर? हाँ, इसका मतलब जितना हमने वर्क किया अब उतना वर्क अपने आप मिल जाएगा हमको, कह सकते हैं। इसे कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, इसे बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इससे फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी ये भी है। पहली प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is independent of path। पाथ पर डिपेंड नहीं करता, it depends only upon initial and final position। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को हम अर्थ सतह से सीधे उठाए यहां तक, एच हाइट तक, और करना पड़ा 10 जूल। फिर हम जमीन पे बॉडी को ऐसे उठा करके ऐसे ऐसे लेकर के आ रहे हैं और यहीं पर फिर लाए उतनी हाइट पर, एच हाइट पर, तो वर्क कितना होगा, 10 ही जूल।
जैसे मान लो हम ऐसे ऐसे उठा करके किसी बॉडी को इधर से लाए, लेकिन उतनी उसी हाइट पर लाए एस तक, तो वर्क कितना करना पड़ा? 10 जूल। सीधा लाए 10 जूल, तिरछा लाए 10 जूल, कहीं से भी लाए। इनिशियल पोजीशन क्या था? अर्थ सरफेस। और सबका फाइनल पोजीशन क्या है? ये पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? केवल डिपेंड करता है इनिशियल और उसके फाइनल पोजीशन पर। अच्छा, ये बातें कुछ कम लोगों की समझ में आती है। जैसे ऐसे देखो, जैसे मान लो ये हाइट 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ए और बी ये दोनों अर्थ सरफेस पे है, 2 पॉइंट है अर्थ सरफेस पे। हम एक 10 केजी की बॉडी को 10 केजी के बॉडी को सीधे ले गए सी पर, और उसी 10 केजी बॉडी को ऐसे तिरछा ले गए सी पर। एक बार ऐसे ले गए, एक बार ऐसे ले गए। इनिशियल पोजीशन सेम ही, अर्थ सरफेस। एक बार सीधे ले जा रहे हैं, एक बार ऐसे ले जा रहे हैं। इनिशियल पोजीशन ग्राउंड लेवल है, फाइनल पोजीशन दोनों का सी है। इसका मतलब वर्क डन दोनों केस में सेम हो जाना होना चाहिए, चाहे सीधे ले जाओ चाहे वैसे तिरछा लाओ। ओके, कैसे? देखो, मान लो हम ए से सी वाला पहले निकालते हैं। ए से सी ले गए तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू एच। एम मास की बॉडी को ऐसे उठाओगे कितना फोर्स लगेगा? mg। mg h। m कितना? 10। g 10 मान लें, h 4। वर्क डन हो गया 400 जूल। चलो बी से सी ले जाए ऐसे, बी से सी, बी से सी अगर ले जाओगे ऐसे, तब वर्क डन। देखिए, जब इधर आप देखोगे, इधर एक्सीलरेशन होता है, हमने बताया आपको जी साइन थीटा। वर्टिकल एक्सीलरेशन अगर जी है और थीटा इंक्लाइंड एंगल पर अगर एक्सीलरेशन देखोगे तो होगा जी साइन थीटा। क्यों? परपेंडिकुलर पर जी है तो हाइपोटेन्यूज पर जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन थीटा। तो इधर ऐसे ले जाओगे, ऐसे ऊपर, तो जी साइन थीटा नीचे लगेगा ऐसे। सीधा ले जाओगे तो जी लगेगा, तिरछा ले जाओगे तो जी साइन थीटा। तो क्वार्टर कितना होगा? अच्छा, उठाओगे तो फिर वही एफ इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ इंटू एस। एफ कितना? एम जी नहीं, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू एच ना करो, ये डिस्टेंस होगी। बी से सी ले जा रहे, डिस्प्लेसमेंट होगा बी सी, एच डैश। एम कितना? 10, जी 10। इसमें देखो साइन थीटा, बेस 3 है, ये 4 है, तो 5 होगा पाइथागोरस से 5। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, 4/5। और एच कितना? ये कितना? 5। ये देखिए 5 कैंसिल, वर्क डन उतना ही है। कितना है? 400 जूल, 400 जूल। दोनों केस में वर्क डन सेम है, चाहे सीधे ले जाओ चाहे। ये समझ में है? ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स, इसके अंदर जब वर्क किया जाता है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज द इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, अच्छा, अब कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत वर्क डन क्लियर हो गया कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है केवल किस पर? किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। इसी केस में वर्क डन हम देखिए
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही डिफाइंड होता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइंड नहीं होता। इसे फ्रिक्शन फोर्स है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे बॉडी सामने है सीधे 10 मीटर पे और जमीन पर रगड़ते हुए खींचते हुए लाओ यहां पर 10 मीटर, तो वर्क डन मान लिया हुआ 10 जूल। उसको अगर वही बॉडी को ऐसे उधर से खींचते हुए ऐसे उस साइड से लाओ फिर यहीं पर लाओ, देखो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन अब जब ऐसे करके लाओगे तो वर्क डन 10 नहीं होगा, उससे ज्यादा हो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स है कि जब आप बॉडी को एक बार आपने वर्क कर दिया अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो उस फोर्स को रिलीज करने पर, रिमूव करने पर फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। ऐसा आपने कभी देखा है कि बॉडी को वहां से खींचते हुए लाए यहां करें और जिससे फोर्स को छोड़े फिर बॉडी वहां सरक के चली जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन स्प्रिंग को अगर कोई किसी बॉडी को खींच करके यहां लाए और करना पड़ा, लेकिन छोड़ेंगे तो अपनी पोजीशन में चला जाएगा। किसी बॉडी को जमीन से हम उठाएंगे, ऊंचाई पर लेके जाएंगे, अगर यहां से हम छोड़ेंगे तो बॉडी फिर वहीं चली जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इलास्टिक फोर्स स्प्रिंग में आ रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट है, एक लोहा है, ऐसे खींचा हुआ है, सटा हुआ है इसी में। अगर हम लोहे को अलग कर दे, यहां पर खींच के लाके छोड़ दें, जैसे छोड़ेंगे फिर लोहा मैग्नेट के पास चला जाएगा, इसका मतलब दोबारा खींच लेगा वो। इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? कोई बॉडी 10 किलो की वहां रखी हो, उसको खींच करके यहाँ जमीन पर हम यहाँ लाए और छोड़े फिर चली गई वहां, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा है? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन अलग अलग पाथ पर डिपेंड करता है। Work done by non-conservative force depend upon path. Depend upon path. It does not depend upon initial and final position. Just इसका opposite. Okay? अब इसमें आता है potential energy. What is potential energy? ये चीजें आपको बहुत जरूरी है पढ़नी कि potential energy क्या है, उसके बेसिक थॉट्स क्या है, ये हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके।